चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब शिकार से लेके वो एक भोजन संग्रहक तक कैसे बने, कैसे वो एक जगह रहने लगे, कैसे वो एक गांव की तरह पनपे, एक जगह को अपना बना के वहाँ कृषि करने लगे। चलो समझते हैं इस चीज़ को। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तुषार कहाँ रहता था? दिल्ली। और वो कहाँ जा रहा था? चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर के नज़ारे देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधों, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो यहाँ तुषार क्या सोच रहा है कि जैसे अभी तो गाड़ियाँ हैं, बस हैं, तो लोग इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी? तो फिर कैसे लोग अपना सफ़र करते थे, या मतलब वो घूमते कैसे थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो वो सोच रहा है कि वो मतलब कैसे हुआ, मतलब पुराने लोग जो हमारे पूर्वज हैं, या जो हमारा जो टाइम है जब इंसान आया, तो उस टाइम पे कैसे वो लोगों ने आना जाना या इधर उधर घूमना शुरू किया। चलो शुरू करते हैं। आरंभिक मानव यानी शुरुआती मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? इसमें बताया गया है कि आरंभिक जो मानव है वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो ये जानने के लिए चलो पढ़ते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक मतलब जो खाना इकट्ठा करते थे, और शिकार उनका मेन पर्पस था। मतलब शिकार करके ही वो अपना खाना भरण पोषण करते थे। तब कोई कृषि विषि का सिस्टम नहीं था। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने कई कई कारण थे। मतलब जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। पहला कारण क्या था कि वो एक ही जगह पर है ना ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। उन्हें पौधों फलों और जानवर जो थे जो आसपास जहाँ वो रहते थे वो समाप्त हो जाता था, तो उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर निकलना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था कि जैसे वो जिस चीज़ जानवर का शिकार कर रहे हैं, या हिरण का शिकार कर रहे हैं, या कोई मवेशी है जिसको उन्होंने पाल रखा है, जैसे कोई भी भैंस बकरी या पाल रखी, तो उसका चारा ढूंढने के लिए उन्हें इधर से उधर जाना पड़ता था। तो इस चक्कर में भी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे और फल फूल का ना एक मौसम निर्धारित होता था। भाई आम इस सीजन में लगेगा तो उसी सीजन में लगेगा ना, अगले सीजन में मौसमी लगेगी। तो इसी तरीके से वो मौसम के अनुसार फल फूलों का यूज़ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और चौथा कारण था कि किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता बिना पानी के। तो जब झरने और नदियाँ और ये सब जो जब सूखती थी, या इनमें पानी कम होता था, या बारिश कम होती थी, तो ऐसे हालात में क्या होता था कि सूखे मौसम में पानी की तलाश में वो इधर उधर चले जाया करते थे जहाँ झीलें होती थी। तो अब यहाँ समझ में आता है कि जो आरंभिक मानव है वो ऐसा नहीं है कि बस नहीं थी या चीज़ें नहीं थी या रेल नहीं थी प्लेन नहीं थे तो वो इधर उधर नहीं घूमते थे, वो घूमते थे। तो यहाँ यहाँ पे दो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आखेटक खाद्य संग्राहक कौन है, और प्लस आखेट खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमा करते थे। अब चलिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कि हमें आरंभिक मानव के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो कैसा था कैसा नहीं था। तो इसका पता हमें कैसे पता चलता है, जैसे जो हमारे पुरातत्वविद हैं जो हमें इमारतें और ये सब औजार वगैरह देख के जो चीज़ों को पता लगाते थे, तो इन्हीं से उन्होंने पता लगाया। कैसे पता चला? जो आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे वो लकड़ियों हड्डियों पत्थरों, तो इन सब के ना औजार बनाते थे। जैसे मछली की हड्डी खाई या किसी बड़े जानवर की हड्डी खाई, क्योंकि वो शिकार पे ही निर्भर थे, तो उससे वो औजार बनाते थे और लकड़ियों का यूज़ करते थे, पत्थर का यूज़ करते थे। तो ये सब वो बचे हुए हैं। तो उन जो पुरातत्वविद थे उन्हें मिले थे, तो वो उस मतलब उनके पास है ना एक एक पूरा साइंटिफिक टाइप से चीज़ें होती हैं जिससे वो सर्च करके ये पता कर सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। तो ऐसी चीज़ें जो मिली हैं वो कैसे यूज हुई हैं, जैसे मान लो अब हम हथौड़ा टाइप का देखते हैं, आज उसमें
हथौड़े में लोहे का वो लगा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे पत्थर यूज़ किया करते थे वो। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो कुछ जो लकड़ियाँ जो मतलब जो औजार हैं वो इसलिए बने हुए थे कि फल फूल काटने हो या हड्डी काटनी हो या मांस काटना हो। और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जो ये दो चित्र इसमें दिखाए गए हैं, इन दोनों पिक्चरों में दिखा रहे हैं कि कैसे पत्थर को एक औजार के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसी पत्थर को वो नुकीला करके उस टाइम का इंसान जो था, जो बहुत पुराना था, 20 लाख वर्ष पुराना, वो खोद रहा है और खोद के ना ज़मीन के अंदर से वो क्या कर रहा है, जड़ें निकाल रहा है। जैसे जड़ में तो हमें पता ही है ना कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारी मूली, गाजर, आलू वगैरह, ये सब सलगम वलगम। तो ये सब जड़ें निकाल के वो खा रहा है। और दूसरी तरफ वो जो जानवरों की खाल होती है उससे बने वस्त्रों को सीलने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये है कि आरंभिक जो मानव था वो कहीं किसी जगह कैसे रहेगा, इसका वो निर्धारण कैसे करेगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, जहाँ हमें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा वहाँ हम रहेंगे। और रोटी कपड़ा मकान हमारी मिनिमम ज़रूरत है, तो उस टाइम पे भी कुछ ज़रूरतें होती होंगी। तो हमने इसमें कहा है कि मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है। पूरा स्थल मतलब बहुत पुराने। ये देखिए, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल मतलब स्टार्टिंग जहाँ से हुई, जैसे ये आपकी क्या कहते हैं, नर्मदा नदी के पास हो गए। और आपके इससे आगे देखोगे, इससे आगे आप देखोगे कुरनूल गुफाएं, हुसंगी। तो ये आप याद करने ला कि पूरा स्थल उस टाइम की जो पुरानी चीज़ें थी वो किस जगह थे जहाँ लोग सबसे पहले रहना शुरू हुए। आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब वो कौन थे, वो आखेटक खाद्य संग्राहक थे। मतलब वो आखेट भी शिकार भी करते थे, खाना भी खाते थे, कंदमूल, फल फूल, पत्ते शिकार करके, और संग्राहक भी थे। मतलब उन चीज़ों को, जैसे हड्डियाँ बच गई, पत्थर बच गए, तो उन्हें रख लेते थे। तो उन्हें वो कहते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक जो समूह है वो मिलता है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। मतलब ये कुछ ही हैं जो आपको सिर्फ बताए गए हैं, लेकिन आप इतना ही याद कर लेना, इतना ही इनफ है। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो कई पूरा स्थल क्या थे, नदियों और झीलों के किनारे, क्योंकि हमें पता है कि नदियों और झीलें सबसे मेन रीज़न था रहने का, क्योंकि उसके आसपास ही हमारा जो भी पेड़ पौधे थे या जो भी पशु थे वो वहीं मिलते थे। तो वो उसी के आसपास रहते थे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब ये भी है कि वो अच्छे पत्थरों के लिए भी इधर से उधर जाते थे। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश, जो अभी हम जिसे मध्य प्रदेश बोलते हैं उसे उस टाइम पे भीमबेटका बोलते थे। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? इसलिए चुनी होगी ना, क्योंकि ये एक तो नर्मदा नदी के पास है, उसके आसपास के एरिया में क्या होता है कि जहाँ पानी होगा वहाँ अच्छे से फल फूल पेड़ पौधे भी मिलेंगे, सब्जियाँ भी मिलेंगी, कुछ भी खाने को भी मिलेगा, पशु भी वहाँ पानी पीने आएगा, हर चीज़ मिलेगी। और दूसरा, इनको वहाँ पे बचने के लिए कौन सी गुफाएं मिल गई? भीमबेटका में जो पुरास्थल गुफाएं हैं, जो कंदराएं हैं, जो उनमें बना होता है, केव्स होती हैं, उनमें वो रह रहे थे बारिश और हवा और धूप से बचने के लिए। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? शैल मतलब जिन गुफाओं में लोग रहते थे ना, उन्हीं की दीवारों पर कुछ चित्र बना देते थे। तो कुछ सुंदर सुंदर चित्र ऐसे हमें मिले हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। सजीव मतलब जैसे वो जीवित हों, मतलब इस तरीके से उनका चित्र बनाया जाता था। देखो इसमें पकड़ते हुए चित्र बना रहे ना, मतलब ये आदमी है और ये कोई पशु है, तो इसको ये पकड़ रहा है। तो इस तरीके से सजीव मतलब एकदम जीवित चित्र बनाए जाते थे। ये देखिए, ये एक केव्स दिखाई गई है। आगे पढ़ते हैं। पूरा स्थल, पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं के निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते। क्यों पाए जाते हैं? ज़मीन के ऊपर तो आसानी से मिल जाएगा अगर मतलब तूफान नहीं चला है या वो चीज़ें, क्योंकि आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है,
बहुत तेज़ आंधियाँ आती हैं ना मिट्टी वाली, तो चीज़ें ढक जाती हैं, नहीं पता चलती, और टाइम बीतता है तो दोआब के एरिया में तो वैसे भी नदियों का जो आता है जमाव, जल जमाव के साथ जो मिट्टी आती है उससे भी हो जाता है। और समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं कि धीरे धीरे भाई पानी का भी तो वॉल्यूम बढ़ा है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है तो उससे भी चीज़ें ढक गई हैं। तो पूरा स्थल कहाँ क्या है, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और सबसे पुराने स्थान है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 12। मतलब वो कह रहे हैं पेज नंबर 12 पे जाओ और वहाँ पे कुरनूल गुफा ढूंढो, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो है कुरनूल गुफा है, जो ये वाली, यहाँ पे जो मिले हैं वो क्या, किस चीज़ के, राख के अवशेष मिले हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है यानी वो आग के बारे में भी जानते थे। तो इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग की खोज जो हुई उसका पता कैसे चलता है, और दूसरा कि क्यों आग जलाना उन्होंने सीखा। कि एक तो प्रकाश हो जाएगा, ऊपर मांस भी भुन जाएगा, जो वो खाना खाते थे उसे पका भी सकते हैं, और जो जंगली जानवर होते हैं वो आग देख के भाग भी जाएंगे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, आज हम किस लिए करते हैं, ये सोचना किस लिए करते हैं। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, यानी प्राचीन पत्थर काल। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। यानी एक युग है ऐसे करके, वो है पूरा पाषाण युग। इसी पूरा पाषाण युग के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण। फिर पूरा पाषाण के बाद आपको मध्य पाषाण मिलेगा, इसके बाद इसमें भी नव पाषाण मिलेगा। तो इनके भी अपने अपने टाइम ईरा होगी, है ना, इसमें भी अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। तो अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं सिर्फ आरंभिक टाइम का। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मतलब वही बीच वाला जो मैंने अभी बताया ना, कि एक तो पूरा पाषाण हो गया, एक मध्य पाषाण हो गया और एक नव पाषाण आएगा। अभी आप इतना ही जानो कि पूरा पाषाण में तीन लेयर हैं, जिसके अंदर है आरंभिक, मध्य, पूरा पाषाण। ये मध्य पाषाण है और ये मध्य पूरा पाषाण है। यही अंतर है कि पूरा पाषाण वालों को पूरा पाषाण वाला बोला गया है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसियां, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण वाले युग में औजार भी इस दौरान बनाए जाते गए। तो ऐसा नहीं कि जो हमारा जो टाइम पीरियड था ना, मैं अभी आपको समझाती हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टाइम पीरियड है जिसमें है, ये है पूरा पाषाण, ये है मध्य पाषाण और ये है नव पाषाण। जो इस टाइम का आदमी था वो ज़्यादा औजार वगैरह नहीं जानता था, तो यहाँ पे आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। फिर आया मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद आया आपका ये क्या कहते हैं, आरंभिक उत्तर मतलब अब इसका अभी इस तरफ इसके और इसके बीच का पीरियड, जिसमें अब औजार बनाना व्यक्ति सीख रहा है। तो फिर इसका भी एक टाइम आया जिसमें धीरे धीरे औजार बनने लगे, धीरे धीरे चीज़ें समझने लगे, लोग साथ रहने लगे। और नव पाषाण काल में जाके लोग गांवों की तरह बस्तियां बसाने लगे। क्यों? क्योंकि वो एक जगह कृषि करने लगे थे, एक जगह बसने लगे थे। तो इस तरीके से है। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग तो अभी भी बढ़ रही है, तो भाई गर्मी तो बढ़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो हमने देखा जैसे जलवायु परिवर्तन होता है तो उस जगह का भी में भी कुछ परिवर्तन आता है। वहाँ घास के मैदान हुए, वहाँ ऐसे पशु आने लगे जो स्तनधारी हैं, मतलब जो हमें जैसे बकरी से हमें दूध मिल सकता है, गाय से हमें दूध मिलता है, भेड़ से हमें वो मिलती है, ऊन मिलती है, हिरन मार के खाते थे।
तो जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो इनका सर्कल टाइम जानने लगे कि भाई ये जो जानवर है ये कब खाता है, कब कितना ये कितने टाइम बाद मर जाता है या कब बच्चे पैदा करता है, इस टाइम को वो जानने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत मानी गई। मतलब लोग अब क्या है कि अब मछली को भी जो है खाया जाने लगा, मछली भी खाने का चीज़ हो गई है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब क्या हो रहा है कि अब खेती और पशुपालन दोनों होगा, क्योंकि अब जो जलवायु है वो चेंज हो रहा है, अब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। क्वेश्चन आएगा ये वाला, ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में गेहूं, जौ और धान जैसी जो फसलें थी वो उगाई गई। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये ऐसा सोचा जा रहा है कि हो सकता है महिलाएं या पुरुष या बच्चे किसी ने भी अनाज को भोजन के रूप में इकट्ठा करना शुरू किया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे, कि भाई कहाँ उग रहे हैं, भाई जहाँ पानी होगा वहीं चीज़ें उगेंगी, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते भाई किस ऋतु में लगा, कब किस ऋतु में, तो वो ठहराव भी तो आया होगा ना, वो रुके भी होंगे तभी तो पता चला होगा इस ऋतु में ये चीज़ लगी थी और अगली ऋतु में ये पेड़, मतलब इस ऋतु में ये पेड़ उगा है और अगली ऋतु में उसने फल दिया है। तो उसका पता तो तभी चल सकता है ना जब आप एक जगह रहोगे। तो यानी लोग अब एक जगह बस्ती बनाकर रहने लगे और उन्होंने क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी, एक जगह पे क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया है वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया गया वो कौन था, तो बता देना, कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे कि भाई वो अब किसी को बकरी दिख रही है, उसे पता है बकरी से हमें क्या मिलेगा, बकरी से हमें दूध मिलेगा, भाई दूध से अब हम दही भी बना सकते हैं, दूध से हम मक्खन निकाल सकते हैं, अनाज उग रहा है, अनाज से हम अपना आटा वगैरह खाना पीना, इतना तो नहीं, वो आटा वाटा तो शायद क्या ही घिसते होंगे, वो उबाल के खाते थे। तो ये चीज़ें वो समझ रहे थे कि मतलब जैसे बैल है, बैल का यूज़ वो खेती में कर सकते थे, है ना, कुछ जो एक्स्ट्रा बच गया उसे वो इनको खिला सकते थे, जो अपने चारा वाले जो थे। घरेलूकरण की प्रक्रिया, अब क्या हुआ है, लोग घरेलू होने लगे, छोटे छोटे घर बनाने लगे आसपास और एक जगह रह के कृषि करने लगे, तो घरेलूकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये दांत है जंगली सूअरों के, कौन सा पालतू सूअर है कौन सा जंगली सूअर है, ये इसमें डिफरेंस किया जा रहा है। अनाज के उपयोग, एक नई जीवन शैली शुरू हो गई। कैसी, पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज के भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक है, इसलिए लोगों को इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अब इसमें यही है कि एक नई जीवन शैली आ गई। पहले लोग इधर से उधर घूम रहे थे, हैं, खाने की तलाश में इधर से उधर जा रहे थे। एक मौसम के बाद फल फूल ये सब मिलना भी बंद हो जाता था। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ये फल इस टाइम में मिल जाएगा या ये चीज़ इस टाइम में मिल जाएगी, तो वो एक जगह रहने लगे। कुछ पालतू जानवर पाल लिए जिनसे वो, भाई अभी फसल नहीं उग रही है तो मांस, दूध और इन पे रहने लगे। तो ऐसे करके उन्होंने एक छोटा सा अपना गांव टाइप का बना दिया। तो अनाज का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं? बीज के रूप में वो रखते थे, खाद्य के रूप में यानी खाने के लिए, उपहार के लिए देते थे, भाई किसी को इनाम के रूप में भी देते थे, और भंडारण भी करते थे ताकि आगे के लिए जब फसल की टाइमिंग नहीं होगी, जब सिर्फ पौधे के रूप में फसल होगी तो तब तो खाया जाएगा ना। और जानवर उनके लिए क्या होते थे? जानवर ये है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार।
क्योंकि जानवर तो एक ऐसा चीज़ है जिससे आप दूध भी ले रहे हो, मांस भी ले रहे हो, तो ये तो चलते फिरते खाद्य भंडार है उनके लिए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभक कृषक यानी जो किसान बने और पशुपालक बने, उनके बारे में बताया जा रहा है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? अब मानचित्र पे जाओ और नीला वर्ग देखो। यहाँ आप देखोगे ये जितने भी मेहरगढ़, बुरजहोम, कोलिडवा, महागढ़, चिरांद, और ये आपका दाऊजली होर्डिंग, और इस तरफ आपका ये है हल्तूर, है ना, पय्यमपल्ली। तो ये सब जो जगह है ये आरंभिक गांव है। देख नवपाषाण पूरा पाषाण उसके वो हैं। और इसी टाइम में जो था पशुपालक और कृषक का शुरू हुआ था, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों को नमूनों का अध्ययन करते थे। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। मतलब वहाँ जहाँ ये बता रहा है मानचित्र में, वहाँ पे अनाज के जले हुए दाने मिले, यानी वो अनाज यूज़ कर रहे हैं, वो कृषक हैं। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, अब भाई व्यक्ति पहले इधर से उधर डोल रहा था, अब एक जगह बना के घर रहने लगा। अब बना के घर रहने लगा तो वो कृषक और पशुपालक हो गया नहीं, और जानवर उसने पाल लिए थे। तो अब उसके बाद क्या होगा कि अब उसे एक जगह टिकना भी होगा, तभी वो उस फसल का या उस फल फूल का आनंद ले सकता है। नहीं तो वो अगर मान लो अभी तो ये पौधा है, पौधा बना के वो चल दिए दूसरी तरफ की, जब भाई चलो यहाँ पे फल मिल रहे हैं यहाँ पे चले जाते, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि इसके उनके पीठ पीछे इसका ध्यान कौन रखेगा, इस फसल का ध्यान कौन रखेगा? कोई भी आके से कोई भी जानवर आके या बाढ़ बूढ़ आई तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं। आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। पुरातत्वविदों कुछ पुरास्थल और झोंपड़ियों के और घरों के निशान मिले, जैसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में क्या है, बुर्ज होम, वहाँ पे क्या मिले, झोंपड़ियों के निशान। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। अब यहाँ है ना ये चीज़ें पॉइंट आउट कर लेना कि गर्तवास किसे कहते हैं, बुर्ज होम कहाँ हैं, ठीक है। और आगे ठंड के मौसम में सुरक्षा, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम में बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे, और ये वो औजार हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या था, ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, तो ये आगे का भाग है ना नुकीला होता चला गया। जितना आगे इंसान बढ़ा उतना नुकीला। फिर यहाँ पे स्टील लगा दी तो और अच्छे से वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे उन्हें धातु खोज हुई तो उन्होंने और यूज़ की। अब इसमें कह रहे हैं क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस पात्र में क्या रखा होगा? क्या रखा होगा? अनाज ही भंडार करते थे, वो चीज़ें भी करते थे। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। अलंकरण मतलब चित्रकारी वगैरह या उसे सजावट वगैरह। बर्तनों के उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? अब ये दिमाग में नया क्वेश्चन है कि क्या ये सब मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो जो जहाँ जहाँ बस्तियाँ बसी, मान लो ये पूरा ग्लोब है, ठीक है, कुछ लोग यहाँ रह रही थी, कोई सभ्यता यहाँ थी, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो क्या सब जगह एक साथ ही ये सब परिवर्तन हो रहा था? एक साथ ही सब खाद्य संग्राहक से सीधे कृषक पशुपालक बनने लगे? नहीं, यहाँ इसका टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि आएगी, चीज़ों को सीखेगा, तो हर जगह का आदमी धीरे धीरे अपग्रेड होने लग जाता है। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु।
मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में महरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। महरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। महरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, मतलब अनाज वगैरह उसमें रखते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे। मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि उस टाइम का जो व्यक्ति था वो ये सोचता था कि आदमी जब मर गया है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो आदमी कहीं ना कहीं जिंदा है। जिंदा इन द सेंस कि वो व्याप्त है। वो उसके सम्मान के लिए क्या करते थे, उसके साथ ही जैसे वो बॉडी जो है वो मर गया है, उसी के साथ उसका सामान भी साथ में रखते थे ताकि वो खुश रहे उस जीवन में भी जहाँ भी है। तो महरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब ये माना जा रहा है कि जो इसके साथ जो ये बकरी वगैरह रखी गई हैं कि भाई ये जिस भी परलोक से सिधार गया है, यहाँ से निकल लिया है, अब इसके साथ इसको आगे वाले मतलब जिस भी जीवन में उसमें भी इसको खाने की कोई कमी ना पड़े। तो आज का यही चैप्टर था। हमने आज इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। तो अपना जो है तैयारी पूरी रखें। आखेटक खाद्य संग्राहक से हमने सीखा कि वो कैसे कृषक बने, कैसे पशुपालक बने, कैसे वो इधर उधर घूमते थे, बस नहीं थी, रेल नहीं थी, ठीक है। और गर्तवास क्या होता है, बुर्ज होम क्या है, प्रारंभिक मानव कैसा था, मध्य पाषाण कैसा था, नवपाषाण कैसा था, और चलते फिरते कैसे जानवर खाद्य भंडार है। तो ये सब कैसे स्थायी जीवन की तरफ दौड़ने लगे, कैसे वो बस्ती में कन्वर्ट हो गए, पहले तो इधर उधर ही घूमते थे। तो ये सब इसका आप ओवरऑल है इस चैप्टर का। अब इसके जो सॉल्यूशन है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, ठीक है। ऐसा करना आप बच्चों, सॉरी बच्चों नहीं, आप बड़ा भी कोई देख रहा हो सकता है, तो आप एक काम करना, इससे अगला चैप्टर अगली क्लास में लेंगे आप। मैं इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट डाल दूँगी, सॉल्यूशन एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री करके, तो वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।